आज भारत के नए सीडीएस अपॉइंट हो गए हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे भारत ने ब्रीफिंग की और पाकिस्तान ने अपनी जो बात बोली, बहुत अजीब अजीब बातें बोली, कुछ धमकियां, कुछ चुनौतियां और कुछ ऐसी बातें जिनका हमें जवाब देना जरूरी है। उसके साथ ही साथ आज ही वेस्ट बंगाल में भारत की सरकार भी, जो भारत की या बोलूं बीजेपी की सरकार, कुछ लोग कहेंगे भारत की सरकार कि पहले कौन सी सरकार चल रही थी वहां पे स्वेरिंग इन हो चुकी है। पर चैलेंजेस बहुत बचे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान एकदम जो मूवमेंट गर्म हो रही थी, चाइना वहां से निकला था, वो आपको पिछली बारी हमने कुछ उस पर डिस्कस किया था। पर अब जो नए चैलेंजेस हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर, स्पेशली जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में नया राउंड हुआ है, स्पेशली जिस तरह कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं और क्यों नए सीडीएस अपॉइंट हुए हैं, क्या है, बहुत सारी बातें हैं आज डिस्कस करने के लिए। भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सर सबसे जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सर सबसे पहले तो मैं ये क्लिप चलाना चाहता हूं जहां पे भारत की ब्रीफिंग के बाद अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था ये। तो सर ये अंग्रेजी से क्या प्रॉब्लम होगी इनको और ये क्या टेंशन होगी? मैं पहले लाइटर नोट पे शुरू कर रहा हूँ, या इसमें कोई सीरियस मैसेज है? किस तरह ये इनको क्या प्रॉब्लम होगी डीजी आईएसपीआर को कि अंग्रेजी में क्यों भारत ने अपनी बात रखी? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से खौफ ज्यादा है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान के सैनिक जनरलों, आर्मी वालों का जो बयानात आते हैं तो आपको साफ नजर आ जाता है कि उनमें बौखलाहट है। क्योंकि आप अपने अवाम को मूर्ख बना सकते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जो सैनिक होता है, जो आर्मी का जनरल है जिसने लड़ाई लड़ी है, उसको पता है कि उनकी कितनी मार पीटी है और कितनी उनको उनको जबरदस्त उनको हालत उनकी खराब हुई थी और कैसे कुछ ही मिनटों में हमने अपने एग्जैक्ट पॉलिटिको मिलिट्री एम्स को हासिल कर लिया था। तो ये बात इस वजह से वो बौखलाहट नजर आ रही है। इंग्लिश में ब्रीफिंग कर रहे हैं, हिंदी में ब्रीफिंग कर रहे हैं, उससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा उनको क्या समस्या है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की भाषाएं हैं, हर प्रकार के लोग यहां पर रहते हैं, और हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे किसी को कोई अंतर पड़ना नहीं चाहिए। और ये जो अंतर है, क्योंकि उनके पास कोई और तर्क नहीं है, उनको ये लगता है कि हम दुनिया को बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात दावे के साथ बता सकता हूं, और दुनिया इस बात को समझ रही है कि आज ऑपरेशन सिंदूर कई दुनिया के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री स्टडीज के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर एक सटीक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में कितना इनको नुकसान हुआ ये स्वयं जानते हैं। एक दो चीजें उस समय की मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो फिर इन्होंने कुछ अगले दिन करने की कोशिश करी। फिर जब इनके हवाई अड्डों पर हमले किए तो आप इनके प्रधानमंत्री का वो बौखलाया हुआ स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि 2:30 बजे मेरे को असीम मुनीर साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है, चकलाला पे ये हो गया है, फलानी जगह वो हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मैं रात को 2:30 बजे स्विमिंग कर रहा था। ये इससे आप देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं ये उस समय की परिस्थिति को समझाने के लिए बिल्कुल साफ हैं। और अगले दिन उन्होंने ये क्लेम किया था, हम कह रहे थे हमने 11 एयरबेसेस को मारा है, उन्होंने क्लेम किया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड भी खेलना चाह रहे थे उस समय, क्योंकि उनको उस समय नहीं पता पड़ रहा था कि कार्ड कौन सा खेलना उचित रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 11 नहीं 13 हमारे एयरबेसेस के ऊपर इंडिया के हमले हुए हैं, और हमने उनका रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया कि हमारी लोकेशन खुल जाती है, कुछ इस प्रकार का अहमकाना स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था। ये जो तमाम चीजें थी इस बात को क्लियर कट बताती थी कि किस प्रकार की जबरदस्त तरीके से उनकी पिटाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो जानते हैं इसको। और उसी समय जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म किया, हमारे डीजीएओ, डीजीएमओ और डीजीएनओ ने प्रेस ब्रीफिंग करके पूरा समझा दिया था। और जब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि ऑल माय पायलट्स आर बैक। इसका अर्थ क्या है ये आप समझ सकते हैं। अगर सारे पायलट्स आ चुके हैं
तो आप अर्थ समझ सकते हैं। ये जो बौखलाहट है वो इसलिए है कि उनको लगता है कि हम पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं। हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया हमारे पराक्रम को देख चुकी है। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक इंडिपेंडेंट जो एजेंसी थी उसने भारतीय वायुसेना को तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर वायुसेना कहा। वो क्यों कहा? चीन की वायुसेना के ऊपर। चीन की वायुसेना हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, बावजूद उसके, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और उसका एक बड़ा कारण यह था कि जिस प्रकार की जबरदस्त सफलता बिना नुकसान के ऑपरेशन सिंदूर में हासिल करी, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था इस बात को डिसाइड करने के लिए कि अमेरिका और रशिया के बाद सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स भारतवर्ष की है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि इनके जो एक सिस्टम होता है, जैसे कि वो मिडिल पावर और सुपर पावर, इस तरह का वो डिसाइड करते हैं। तो भारत ऑपरेशन सिंदूर में हासिल की गई सफलता की वजह से छलांग मार करके और एक मिलिट्री पावर में आकर के खड़ा हो गया था। ये तथ्य हैं, इनको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। तो उनको भी पता है, हमें भी पता है। हमारे डीजी, उस समय के डीजीएमओ जो कि आजकल डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जनरल घई, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में इनको समझा दिया है कि क्या क्या हुआ था। और ये हमारा अपना इंटरनल कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, और इसमें हम जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। तो जब तर्क नहीं होता आपके पास, जब आप तर्कहीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार की गफलत भरी बातें करते हैं। हम किस भाषा में ब्रीफ कर रहे हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का क्या रिजल्ट था, और मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए राष्ट्र को ऑपरेशन सिंदूर में हासिल की गई अद्वितीय सफलता के लिए बधाई भी देना चाहता हूं। जी सर, वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी सर, मैं इस पे एक लास्ट कमेंट करके सर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज की चुनौतियों को हमें डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि अगर भारत अंग्रेजी में बोल रहा है तो आपकी जनता को पता नहीं चलेगा आपकी कितनी पिटाई हुई है, उनको समझ नहीं आएगी। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बोलेगा तो उनकी जनता से आप कैसे छुपाएंगे? ये तो आपको खुश होना चाहिए कि हमेशा अंग्रेजी में बोलिए। पर सर अब मैं आना चाहता हूँ थोड़ा जो भारत ने चेंजेस करी हैं, और जो अभी वेस्ट बंगाल में एक रेजिस्टेंस आ रही थी, लैंड नहीं मिल रहा था बीएसएफ को, या बाकी चीजों के लिए लैंड की भी उस तरह क्या कमियां थी, और किस तरह वेस्ट बंगाल स्ट्रैटेजिक है। पर उससे पहले एक अपॉइंटमेंट जो हुई है, थोड़ा उस पर बात करनी जरूरी है। भारत के नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी अपॉइंटेड नेक्स्ट सीडीएस, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन टू हेड द नेवी। तो सर ये सीडीएस का अब जो हमारी एक नई सीडीएस की जो एक स्ट्रैटेजी काफी देर से चल रही है, तो ये क्या इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली जिनको अपॉइंट किया गया उनके बारे में कुछ, या क्या लार्जर प्लान है? अच्छा, रिटायर्ड को करने का क्या रीजन है? तो थोड़ा सा इस पे जरा जानकारी दीजिए आप। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो सीडीएस का अपॉइंटमेंट है, ये एक भारतीय सेना की बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट थी, और पिछली जो सरकारें थी इसको ढीली डाली करके, और कैसे उन्होंने इसको हैंडल किया ये मैं कह नहीं सकता। उसमें हम एक राजनीतिक बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये 1999 में जब कारगिल की जो रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक कमांडर ऐसा होना चाहिए सीडीएस जो कि पूरे तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेशन कर सके। देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके से ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है या नहीं था, लेकिन आवश्यकता है कि आप इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक एजेंसी हो, एक कमांडर हो जो कि न केवल युद्ध के समय चीजों को कोऑर्डिनेट करे, बल्कि जब आप युद्ध के लिए तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि सेनाओं का क्या काम है? देखिए, सेनाओं का काम होता है कि जब युद्ध नहीं है तो वो अनइम्पेंडिंग टास्क की तैयारी, ट्रेनिंग में रहते हैं, और उस ट्रेनिंग में जो जॉइंटनेस है और जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, वो मुझे लगता है आवश्यक था, और इसको बहुत लंबे समय तक खींचा गया। सरकारें आई, बदली हुई, और प्रेजेंट गवर्नमेंट आने के बाद जनरल बिपिन रावत को पहला
सीडीएस नियुक्त किया गया और अब सीडीएस लगातार नियुक्त होता जा रहा है। तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं कि सीडीएस का काम क्या है कि नई जो ऑल आर्म्स डॉक्ट्रिन है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको वर्कआउट किया जाए और पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाए। और कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग के टाइम, कोऑर्डिनेशन आगे एक्सरसाइजेज में और कोऑर्डिनेशन लड़ाई के बीच में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था और ये स्टेप लिया गया और इससे फर्क नजर आ रहा है और ये फर्क हमने देखा भी। और ये फर्क हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि किस प्रकार से कैसे, अब देखिए ये जो हमले हुए थे और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 उनके आतंकवादी अड्डे तबाह किए थे, उसमें से 2 एयरफोर्स ने किए थे, 7 आर्मी ने किए थे। किसी को पता तक नहीं है कि किसने क्या किया था। उसकी वजह ये थी कि सीमलेस कोऑर्डिनेशन था और उनके बीच में आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने करके और इसको इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया था, ऑपरेशन सिंदूर को। तो इसी वजह से आपको अद्वितीय सफलता उसमें प्राप्त हुई। जहां तक सवाल जनरल राजा सुब्रमण्य का है, मैं पर्सनली जानता हूं इस अधिकारी को, एक इन्फेंट्री का ऑफिसर है, गढ़वाल राइफल्स अगर मैं क्या कह सकूं, और ये इनका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस है। और ये जो सीडीएस का इंप्लीमेंटेशन और ये ट्राई सर्विसेज कमांड्स के जब इनकी बातचीत चल रही थी तो ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पर उस समय थे और ये इसके बीच में पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, इनका एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर चॉइस हमारे पास शायद नहीं हो सकती थी। एक समय था जब इनका ये सेनाध्यक्ष की लाइन में थे, तो ये एक बहुत काबिल और बहुत केपेबल ऑफिसर हैं जो कि पूरे सिस्टम को समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं और उसको अपने इस वास्ट एक्सपीरियंस से इसको बहुत बेहतर तरीके से आगे चला सकते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सोल्जर, मैं यही कहूंगा, इज अ ग्रेट सोल्जर को, और वो सोल्जर जो कि फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस रखता है। ये जो सीडीएस हैं, ये भारत के मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज, भारत के जो आत्मनिर्भरता, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, जय, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, इस चीज को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि जनरल सुब्रमण्य एक बहुत बड़ा, बहुत सफल जनरल शायद साबित होंगे। और रिटायर्ड हो या कहां से आया हो, रिटायर्ड का कोई इसमें अर्थ नहीं होता। आपने चूंकि ये प्रश्न में डाला था इसलिए मैं बता देता हूं कि वो रिटायर्ड थे, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एडवाइजर थे। और जो जनरल्स इस प्रकार से इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो लगातार पूरे डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा रहे हैं। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर हैं तो आप लगातार इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका अपना एक्सपीरियंस आर्मी का, इनका अपना एक्सपीरियंस दोनों थिएटर्स का जबरदस्त, और उसके बाद इस प्रकार का एडवाइजरी रोल में इनका रहना, ये इनको एक आइडियल चॉइस मेरे हिसाब से बनाता है और इस वजह से इनको नया सीडीएस चुना गया। जी सर, आगे अभी चुनौतियां बहुत भरी हुई हैं, तो मैं थोड़ा चुनौतियों पे आना चाहता हूं। एक चुनौती जो पेरेनियल है पाकिस्तान वाली, एक चाइना वाली, पर कुछ नया हुआ है तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश से कुछ स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट आती है कि ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर एक स्टेटमेंट आती है सर के जो ये बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हैं ये वापस आ जाएंगे। अब रिफ्यूजी प्रॉब्लम तो इज नॉट एन आर्मी प्रॉब्लम, इट इज मोर अ बीएसएफ थिंग एंड फॉर द होम मिनिस्ट्री टू सी, बट नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से वेस्ट बंगाल में जो जीत हुई है, और उसके साथ कह रहे हैं बांग्लादेश इज इनसिग्निफिकेंट, पर बांग्लादेश में ऑपरेट पाकिस्तान शुरू से करता है, वो ईस्ट पाकिस्तान ही था। उसके साथ बोल रहे हैं अब डीप स्टेट यूएस की भी घुसी हुई है, उसके साथ बोलते हैं चाइना को भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इस बेल्ट में दे वांट टू ब्रेक इंडियाज हेजेमनी के कोई और पावर सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं। बीच में बात आई थी, बहुत सारी बातें हैं सर। तो ये वेस्ट बंगाल की जो है, अब क्या आप नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अब क्या देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे नया
क्या प्लानिंग हो सकती है? चिकन स्नैक को अगर ब्रॉड किया, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपको दो तीन चीजें, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो चीजें साफ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये होती है कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच होनी चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो मुझे लगता है कि ये जो टोटल होल ऑफ द नेशन अप्रोच होगी, तो उसमें बीएसएफ का क्या काम है, होम मिनिस्ट्री का क्या काम है, वो तमाम चीजें थोड़ा सा बैक सीट में है। और ये भारत की भारत का जो चैलेंज है वो भारत का चैलेंज है। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, एक और मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं, ये मेरे हृदय को बहुत नजदीक की चीज है। जब आप चिकन स्नैक बोलते हैं इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन होता है, और इसको मैं रेजर्स एज कहता हूं। चिकन स्नैक से ऐसा लगता है कि ये कोई हमारी कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसको हम किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से इसको आगे लेकर के जाना है, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसको आप रेजर्स एज बोले, किसी का हाथ लगेगा तो काट दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर करके बता देना चाहता हूं, पहली बात। अब जहां तक सवाल है चैलेंज बांग्लादेश का, देखिए बांग्लादेश जानता है इस बात को कि उसका जो लिबरेशन हुआ है पाकिस्तान से अलग, वो लिबरेशन उसका भारत की वजह से हुआ है, ये बांग्लादेश जानता है। दूसरी चीज, बांग्लादेश अपने भूगोल को बहुत अच्छी तरह से समझता है। जैसे कुछ लैंडलॉक्ड कंट्रीज होते हैं, कोई कंट्री, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड नेशन है, बांग्लादेश एक इंडिया लॉक्ड नेशन है। चारों तरफ अगर वो 150-60 किलोमीटर का म्यांमार का बॉर्डर आप छोड़ दें, तो भारत के अलावा चारों तरफ उसके कोई है ही नहीं। तो कोई भी डीप स्टेट, कोई भी कुछ भी काम करता रहे, बांग्लादेश इस बात को जानता है, समझता है कि उसको भारत के साथ पूरी तरह से शत्रुता रख करके वो सरवाइव नहीं कर सकता। उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार से उनकी जो फॉरेन जो उनकी एक इकोनॉमी थी कहां पहुंच चुकी थी, और वो कहां आकर के गिर गई है पिछले 5-6 महीनों में, क्योंकि वो एक नोबेल प्राइज विजेता को ला करके वहां बिठा दिया गया था, और उस नोबेल प्राइज विजेता ने आप देख सकते हैं बांग्लादेश का क्या हाल किया। तो ये दूसरी बात है। अब जहां तक सवाल ये जो चेंज हुआ है, देखिए जब मैं कहता हूं कि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश, अब वो बांग्लादेश चारों तरफ से किस चीज से और घिरा हुआ नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय, एनडीए की सरकार। तो पूरा जो है, इससे क्या होता है कि एक बहुत पॉजिटिविटी आपको नजर आती है, और वो पॉजिटिविटी जो है वो इस बात इस वजह से आती है कि आपके पास भारतीय विचारधारा के लोग जो हैं, उससे बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपको मैं एक दो चीजें बताता हूं कि सबसे पहले जब ये नई सरकार चुनी गई, इनकी जब इलेक्शंस हुए, तो पहला आउटसाइड बांग्लादेश विजिट जो था उनके विदेश मंत्री का, वो नई दिल्ली का था, और वहां आकर के उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया कि एक दूसरे की जो धरती है उसका एक दूसरे की शत्रुता के खिलाफ के उसमें इसको प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। जो उस नोबेल प्राइज विनर जो इनका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने जो किया था कि उल्फा के टेररिस्ट को छोड़ देना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को करना, इस तरह की जो बातें शुरू करी थी, उस पर लगाम। दूसरी बात, उनका जो डायरेक्टर जनरल फील्ड इंटेलिजेंस है, डीजीएफआई, वो भी इंडिया आया। उसने रॉ के चीफ से बातचीत करी, उसने डीजीएमआई इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस से बातचीत करी। ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये इस बात को बताते हैं कि बांग्लादेश की जो करंट चुनी हुई सरकार है, वो भारत के महत्व को समझती है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन एक अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं,
चीन का क्या इंटरेस्ट है? चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उसका एस्पेक्ट है वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, इसलिए वो अपने वहां पर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को भी इशू है। अमेरिका क्या चाहता है कि वो बे ऑफ बंगाल में आकर के अपनी प्रेजेंस और एक इंपॉर्टेंट वहां पर शुरू करे, इसीलिए उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। और चूंकि सेंट मार्टिन आइलैंड देने के लिए शेख हसीना की सरकार ने मना किया, तो उन्होंने इस सरकार को वहां पर गिराने का पूरा बंदोबस्त किया। ये उनका अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिका की पूरी चाल है कि वो किस प्रकार से म्यांमार के कुछ हिस्से, चिटगांव के कुछ हिस्से और इसमें मिला करके एक वहां पर अपना प्रभुत्व वाला क्षेत्र बनाना चाहते हैं, सेंट मार्टिन आइलैंड को अपना बेस बनाना चाहते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए ये बात हमें बताने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि जो जमात के लोग हैं, वो जमात के लोग वही लोग हैं जो कि 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर कहर ढा रहा था, उनके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने दबाव बना रखा था, तो ये उनके साथ थे। अगर 4-5 लाख बलात्कार बांग्लादेश में महिलाओं के साथ हुए हैं, तो उनमें से 1 लाख बलात्कार इन लोगों ने किया है जो आज जमात इस्लामी बन करके और सरकार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात भी वो लोग जानते हैं। मेरा मानना यह है कि हमको भी अपने अपने रिश्ते सुधारने की आवश्यकता है। एक और चीज कंट्रीब्यूट करिए। देखिए, जब से ये हुआ कि इलेक्शन होने वाले हैं, जब खालिदा जिया का देहावसान हुआ, हमने अपने विदेश मंत्री को वहां भेजा। उसके बाद हमने अपने जो वहां से रिश्तों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। फिर जब पूरी दुनिया में हाहाकार तेल का मचा हुआ था, तेल का हाहाकार ईरान युद्ध के बाद, तब हमने न केवल बांग्लादेश को बल्कि नेपाल को, श्रीलंका को, मालदीव्स को और सीशेल्स को तेल दिया। आप देखिए पूरी दुनिया में तेल की मारामारी है। अमेरिका जैसे देश में तेल की कीमत दुगनी हो गई है, लेकिन जिन देशों की हमने मदद करी उन देशों में तेल की कीमत स्थिर रही। इनफैक्ट पाकिस्तान के अगर आप सोशल मीडिया को चेक करेंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी भी ये बात कर रहे हैं कि हमारा तो 400-500 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, बांग्लादेश और भारत में इसका कोई तब्दीली नहीं हुई। आज भी भारत में कोई एक नया पैसा भी पेट्रोल की कीमतों में नहीं बढ़ा है। हालांकि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि हालात वहां पर ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमने बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कितनी देर लॉस ले पाएंगे, एक पॉइंट पर बढ़ाना ही पड़ेगा। बावजूद इसके आप देखिए, हमने अभी तक रखा और दूसरों की मदद करी। तो मैं इसको भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से भी लोगों को समझना की आवश्यकता है कि हमने ऐसे समय में भी, जब आप क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं हो, उस समय भी हमने उस देश की जाकर के मदद करी। तो ये इससे लोगों को थोड़ा बहुत अंतर ये दिखाई देता है लोगों को। अब जहां तक सवाल बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर का है, अभी 800 किलोमीटर जो है अनफेंस्ड बॉर्डर है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है उस बॉर्डर की फेंसिंग करना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी जो टीएमसी की सरकार थी वो जमात इस्लामी के साथ मिली हुई थी या कोई गलत काम हो रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात निश्चित है कि उनके लिए उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था जो कि खुल के सामने आ रहा है। जमात के लोग अब कह रहे हैं कि अभी तो आप दिल्ली से लड़ाई लड़ो और हम आपके साथ हैं, समथिंग लाइक दैट, हम आपकी मदद करेंगे। मुझे पता नहीं क्या मदद करेंगे उनको ऐसा झटका लगेगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा कि वो कहां गायब हो गए। सर मे आई ऐड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट टेरर वाला जो एंगल है कि जो पाकिस्तान से आता था, अब ये क्या यहाँ पे टेरर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मैं इसमें रीजन देता हूँ सर, जो बांग्लादेश है उसका जो सारा माफिया है, क्रिमिनल है, टेरर है, वो सारा पैसा तो वो पाक करते थे अपने देश से बाहर के सरकार कहाँ हो कहाँ ना हो, वो देश से बाहर पाक कहाँ करोगे आप? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, जहाँ पे भाषा सेम है, आप जल्दी असिमिलेट कर सकते हो, फैंसी अपार्टमेंट ले रहे हो, जो भी डिक्टेटरशिप या क्राइम लॉर्ड होता है वो देश से बाहर ही लेके जाता है। तो वो क्या एक टेरर नेटवर्क कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये वाली चुनौतियां, क्योंकि डायरेक्ट अटैक की तो औकात नहीं है, पर ये टेरर वाली चुनौतियां जो आ सकती हैं बांग्लादेश से, बिकॉज दे वांट अ रिजीम चेंज एटलीस्ट इन वेस्ट बंगाल, उसके ऊपर। देखिए, ये टेरर का जहां तक सवाल है, ये जो टेरर की जो एक्टिविटी अगर है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। आप अगर सॉरी याद करें तो असीम मुनीर ने एक स्पीच दी थी फ्लोरिडा में, और वो स्पीच जो फ्लोरिडा में दी गई थी उसमें असीम मुनीर ने ये कहा था कि अब हम भारत पर ईस्ट से हमला करेंगे।
ये बिल्कुल क्लियर बात है कि असीम मुनीर का पूरा कंसंट्रेशन बांग्लादेश में है और उनको ये लगा कि हम बांग्लादेश को अपनी तरफ लेकर के और भारत में एक और फ्रंट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप इसके देखिए, हम जब आज बात कर रहे हैं, कल इनका जो ट्रॉफी चोर है, क्या नाम है उसका, मिनिस्टर, वो मोहसिन नकवी, वो बांग्लादेश में, आज भी बांग्लादेश में है। जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो वहां बैठा हुआ है और अपने साथ कुछ टेररिस्ट को भी लेकर के गया हुआ है वो। तो ये जो चीजें हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान कोई भी चीज को छोड़ेगा नहीं जिससे कि वो भारत को अनस्टेबल कर सके। लेकिन जिस बात की हम, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो हम अभी सोच रहे हैं कि वो टेरर एक्टिविटीज करेंगे, जब वो इकट्ठा पाकिस्तान था, जब ये पूर्वी पाकिस्तान था, तब वहां से हो रही थी टेरर एक्टिविटी। 1953 से वहां पर नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट हैं उनके सेफ हेवंस बांग्लादेश में हैं। तो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटी हो रही थी और उस विचारधारा के लोग अभी भी हैं, तो वो प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन भारत, मेरे को लगता है कि इस प्रकार की थ्रेट के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां तक सवाल भाषा का है, भाषा तो बिल्कुल सेम। देखिए, एक चीज थोड़ा सा इतिहास में ले जाने की कोशिश करूंगा। बंगाल का जो एरिया है, 19वीं शताब्दी से, आज से नहीं, 19वीं शताब्दी से दो चीजों के लिए जाना जाता है, वॉलेटिलिटी और वायलेंस। जो 1905 में बंग भंग के समय हुआ, उसके बाद 1946, ज्यादा पीछे नहीं जाते, 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर किया था, तो सबसे ज्यादा जो उसका असर था वो बंगाल पे था। और जो ग्रेट कैलकाटा मैसेकर, आप गूगल से पूछ लीजिए, बता देगा आपको कि कितने लोगों को, कितनी महिलाओं का क्या हुआ। और वो चीज, वो जो वायलेंस है, उसके वो पिछले कई सालों के कम्युनिस्ट, कांग्रेस, टीएमसी के रूल की वजह से वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो कैलकाटा बंगाली के कैरेक्टर में घुसा था, वो अभी भी है। इसको निकलने में समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो अभी नए मुख्यमंत्री बने, उनका पीए, जो कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स सार्जेंट है, उसको आपने मार दिया। तो ये रेप एंड मर्डर, रेप एंड वायलेंस, ये उनको लगता है कि ये एक तरीका है अपनी बात को बढ़ाने का। इसको निकलते निकलते समय लगेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस प्रकार की जैसे आज की परिस्थिति वहां पर है, ये चीज कम होगी। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, ये याद रखिए। समय लगेगा। कोई अगर ये उम्मीद कर रहा है कि आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, कल से वहां पर बिल्कुल कोई हरकत नहीं होगी, तो ये इसमें हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके ये चीजें सुधरेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक सवाल बांग्लादेश से होने वाली एक लाइन और जो इस प्रकार की थ्रेट का है, मुझे लगता है हम लोग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। एक बार फेंस पूरी हो जाए। फेंस में क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी ये थी कि वो वहां से इसको फेंस करना चाहते नहीं थी सरकार। जब, हालांकि ये केंद्र सरकार का काम है फेंस बनाना, लेकिन जमीन मुहैया कराना और सिक्योरिटी और 50 चीजें जो हैं वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। तो जब क्या है कि नई दिल्ली और कलकत्ता एक पेज पर इस मामले में आ नहीं पाए, ये वजह थी। आप देखिएगा कि पहला महत्वपूर्ण कार्य बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर यह होगा कि आप अपनी फेंसिंग को पूरा कर लेंगे। और एक बार फेंस पूरी हो गई तो बहुत जबरदस्त चेक लग जाएगा ऑटोमेटिकली आपका जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो आए हुए हैं इलीगल माइग्रेंट्स, उनको वापस भेजा जाएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, होगा, आप देखिएगा। हालांकि बांग्लादेश ने कहना शुरू कर दिया कि हम क्यों लें वापस, क्यों नहीं, ये वो भैया आपके हैं, नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, आपके लोग हैं। तीसरी चीज, जो म्यांमार से रोहिंग्या आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। आपको मैं बताऊं, इस बंगाल की ही समस्या नहीं है। जम्मू में आप जाके देखिए, हजारों रोहिंग्या परिवार वहां पर बसा दिए गए हैं। हैदराबाद में जाके देखिए, वहां पर चैनल चल रहा है रोहिंग्या के नाम पर। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। मैं आपको हर एक को यही कहता जरूर हूं कि जो गैर भारतीय मुसलमान आता है, वो सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाता है हमारे अच्छे मुसलमानों के हक पर। यह समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मुसलमानों के लिए 25 पद आरक्षित हैं,
या कोई सिस्टम है, और अगर ये इलीगल लोग आए हुए हैं तो कुछ वो लेकर जाएंगे, तो ये हक हमारा मारना, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पैदा करना, हमारे देश में जासूसी का जंजाल का फैलाना, एक स्लीपर सेल्स के नेटवर्क को शक्ति प्रदान करना, ये तमाम काम ये लोग कर रहे हैं, तो इनको दूर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और ये जो जो कुशासन तो नहीं कहूंगा, जो लॉपसाइडेड शासन पिछले कई सालों से रहा, उसका उसको ऑफसेट करने की जरूरत है। देखिए, एक इस इलेक्शन के रिजल्ट से एक और चीज निकल करके सामने आई, जो मैं समझता हूं कि एक झटके में इसका पूरे वर्ल्ड को यह मैसेज गया है कि कम्युनिस्ट और टीएमसी और इनके एक साथ इतनी जबरदस्त हार की वजह से एक मैसेज गया है कि कम्युनिज्म और इस प्रकार का दोगला सोशलिज्म, इसकी कोई डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। आप देखें, केरल में भी कम्युनिस्ट हारे हैं, यहां भी कम्युनिस्ट बुरी तरह से गए। तो मेरा यह मानना है कि एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग दुनिया को भी गई है, भारत के अलावा। जी सर, मैं अंतिम सवाल आना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बीच में बात बोली उसके ऊपर, जब आपने कहा कि अगली बारी हमला ईस्ट से होगा, ये एक स्टेटमेंट थी। एक स्टेटमेंट ये भी थी कि हमारा अगला टारगेट कोलकाता होगा। तो ये आज से पहले मतलब मेमोरी में नहीं है कब पाकिस्तान ने या वहाँ की जो टेरर अटैक वाली मशीनरी है, आर्मी है, सेमी है, कि ईस्ट से हमले की बात या कलकत्ता पे हमले की बात कर रही है। तो और ये उसी दौरान जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था, कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं कि वो लोगों को डराना चाहते थे, जिस तरह टीएमसी डरा के वोट लेना चाहती थी, पाकिस्तान डरा के वहां के लोगों को कह रहे भैया हमारे लिए तुम टारगेट बन जाओगे अगर ये सरकार आई, तो क्या ऐसा संदेश देने जा रही थी? या आपको लगता है पाकिस्तान इतना पिटने के बाद उसको पता है यहाँ कुछ नहीं कर सकती, तो फिर से वो बांग्लादेशियों को यूज करते हुए या खुद आईएसआई यूज करते हुए विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द आर्मी अब कुछ ईस्ट पे भारत के लिए खतरा क्रिएट करने की कोशिश करें? बिल्कुल, ये देखिए, ये प्रयास जारी है। तभी मैंने इसके साथ साथ एक बात और कही थी कि मोहसिन नकवी क्यों गए हैं? क्रिकेट का बहाना है, साथ में टेररिस्ट को लेकर के गए हैं, वो इसलिए गए। टाइमिंग आप देखिए, ये जो टेस्ट मैच हो रहा है ये अपने आप सिर्फ इसके लिए नहीं है, वहां टाइमिंग आप देखिए, इसी समय जब यहां पर नई सरकार पदभार ग्रहण कर रही है, वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि पाकिस्तान अब ये नहीं चाहता कि जो ग्राउंड पिछले 7-8 महीने में उन्होंने क्रिएट किया था, एक डेढ़ साल में, जब से वो आकर के बैठे थे, इनके जो चीफ जो भी थे बड़े, तो वो उनके हाथ से ना निकल जाए। जो इनकी जमात की भी हालत खराब हुई है इलेक्शंस में, तो जो अभी भी पाकिस्तान परस्त लोग बांग्लादेश में हैं, ये उनको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि वो धमका रहे थे। वो इस बात को आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, पूरा उन्होंने प्रयास कर लिया कि किसी तरह से यहां से वोटर नहीं निकले, लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि 90-95% वोटिंग हुआ है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि सरकार किसकी बन रही है। कोई इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वो जो निकल के नहीं आता था, तो इन बातों का असर नहीं हुआ। प्रयास हुआ कि अगला टारगेट कोलकाता होगा। अगर कोलकाता की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा क्या है। और बांग्लादेश भी इस बात को जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। आप कुछ भी नैरेटिव बना सकते हैं। ये जो कल जनरल घेई ने कहा कि जितना समय, टाइम, मनी एंड एफर्ट ये लोग नैरेटिव बिल्डिंग में करते हैं, उतना अगर इन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेन करने में और उसको तैयार करने में किया होता, तो शायद इतना नुकसान इनको ऑपरेशन सिंदूर में नहीं झेलना पड़ता। ये नैरेटिव वॉरफेयर कर रहे हैं, और वो नैरेटिव कहीं ना कहीं फिट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। आप देखिएगा कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान बौखलाना शुरू हो गया है, विदाउट ए डाउट। जी सर। और अब इस तरह की बातें वहां से, अब देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं जिनको नजरअंदाज, वहां शाकिब अल हसन ने क्या कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से मना किया। ये चीजें भी जो वहां के लोगों में आ रही हैं। आप देखिएगा कि जो अमेरिका के प्रयास हैं, ये पाकिस्तान के जो प्रयास हैं, वो सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं और आप अगर जानते हैं तो भारत की सेनाएं और भारत की मिनिस्ट्रियां सब जानती हैं कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कुछ दो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे तीस्ता पर वो एक ब्रिज बना रहे हैं। जब वो आए थे तो वो भाग के गए चीन कि भाई उसमें आप मिलिए।
फिर उन्होंने जो लाल मुनीर हाट में जो एविएशन कॉलेज या जो भी बनाना चाहते हैं, वहां पर उसको एयरफील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भारत से बातचीत चल रही थी। किसी एक आईआईटी के साथ उनका तालमेल था, उनकी मीटिंग्स हो रही थी और वो भारत की मदद से उस वहां पर अपना एविएशन कॉलेज खोलना चाहते थे। लेकिन जब ये तख्ता पलट हुआ तो ये सब एक ठंडे बस्ते में चला गया। तो मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश अभी भी, आप देखें चीन, अमेरिका का क्या हाल हो रहा है ईरान में, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 10,000 किलोमीटर दूर है। कितनी भी बड़ी ताकत आप क्यों ना हो, इतनी दूर से आप क्या कर सकते हैं ये आप देख लें। कितना आपकी 15 लाख की सेना है, 15 लाख में से आप तेहरान में कितने इलाके उतार सकते हैं ये बता दें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बांग्लादेश भी, जब मैं कहता हूं कि बांग्लादेश इज अ इंडिया लॉक्ड कंट्री, वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि अगर आप चारों तरफ से भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं घिरे हुए हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए, सोशली ग्रो करने के लिए, फिर और स्ट्रेटेजिकली ग्रो करने के लिए, जियोपॉलिटिकली अपने इस रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए भारत के साथ दोस्ती करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अब भारत की जो अप्रोच है वो पूरी तरह से बदली हुई है। इन स्पाइट ऑफ जो उन्होंने किया, उसके बावजूद हमने उनकी तेल से मदद करी इस कठिन समय में। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं दुनिया को, वहां के लोगों को भी दिखाई दे रही हैं। और अब आप देखिएगा कि कैसे हालात जो हैं बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। क्या हो रहा था कि जितने भी जो रिवर वाटर शेयरिंग था, ये था, उसमें जो पुरानी सरकार थी वो अड़ंगा लगा रही थी। दिल्ली, कलकत्ता और ढाका एक पेज पर नहीं आए, तो इस वजह से परेशानी। अब क्या है कि वो जो इक्वेशन है, जो चूंकि वो बदली हुई है, तो अब हम दबाव डाल सकते हैं कि भाई आप तीस्ता पे ब्रिज बनाना है बनाओ, लेकिन हम चाइना को आप नहीं ला सकते वहां पर। आपको लाल मुनीर हाट में एविएशन कॉलेज बनाना है या जो भी बनाना है या उसको आगे करना है, तो हमारी आईआईटी, हमारी टेक्नोलॉजिकल हेल्प लो, जो कि पहले चल रहा था, वहां पर आपको चाइना को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें, ये सब बातें आगे जाकर के मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। लेकिन फिर बता रहा हूं, इतने सालों से जो हालात बिगड़े हैं, कोई भी वजह हो जी, उनको सुधरने में समय लगेगा। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। जी थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड कवरिंग कि वेस्ट बंगाल का नेशनल सिक्योरिटी क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की भी ईस्ट पे नजर है और हमें भी अपना ईस्ट को सुरक्षित भी रखना है और हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।